अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जो। तो ये नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं। ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे और ईरान अमरीका मुज़ाकरात को लेकर इस पर बात की जाएगी। और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ को ईरान की जानिब से ना खोला गया तो फिर इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ अमरीकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी कार्रवाई के हवाले से सोचा जा रहा है कि ईरान के तवानाई स्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इस किस्म की रिपोर्ट्स भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस दौरे के दौरान? इस मामले पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अनमोल पिंकी का अदालत में पेशी पर शोर शराबा, इल्ज़ामात की बौछार उनकी जानिब से की गई है। कई इंकशाफात सामने आए हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ भी हुआ है। साथ में IMF की जानिब से 11 नई शराइत आयद की गई हैं। अवाम पर मजीद क्या बोझ डाला जाएगा, इस मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और ईरानी क़यादत से मुलाकात होगी। मुज़ाकराती अमल के हवाले से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से धमकियाँ देने का सिलसिला भी जारी है। अब ऐसे माहौल में किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस वक्त एक अहम दौरा कर रहे हैं, ईरानी क़यादत से मुलाकात भी होगी, क्या लगता है मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब और ज़ैनब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। ज़ाहिर है, आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी दौरा करके वापस गए हैं और जो एलानिया जारी किया गया है उसके अंदर आपने देखा कि कोई क्लियर कट नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि जॉइंट एक जो वे फॉरवर्ड था वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक तो नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है जंग बंद होनी चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए। तरीक़ेकार पर इख्तलाफ लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त अमेरिका की इंटरेस्ट है कि उसको एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो विक्ट्री की तरह नज़र आए, वो लेके जानी है। ईरान भी चाहेगा कि उसको एक न्यू फाउंड लीवरेज जो मिली है उसको कन्वर्ट करे वैल्यूज़ में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि इसको एक एज नॉर्मल करके इसको शो किया जाए, लेकिन चाइना को भी पता था कि इस वक्त अमेरिकन स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ख़ास तौर पर, और ईरान के साथ जो इनकी सस्टेन की है जंग। तो आई थिंक उन्होंने भी अपनी बार्गेनिंग जिसको लीवरेज है उसको इस्तेमाल किया है। और वो कहाँ इस्तेमाल किया है? वो इस्तेमाल किया होगा ताइवान के ऊपर, कि ताइवान के ऊपर वो ले ऑफ करे। अमेरिका जितना $11 बिलियन का उन्होंने मिलिट्री एड का अनाउंस किया हुआ है ताइवान के लिए, वो करे। फिर ईरान ये भी, चाइना ये भी चाहता था कि उसको जो कंप्यूटर चिप्स हैं या आर्टिफिशियली जो माइक्रो चिप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो उन पर पाबंदी उठाए अमेरिका, ताकि वो अपने जो रोबोटिक्स हैं और ऑटोमेशन है उसमें एडवांस कर सके। और अमेरिका को पता है कि अगर इस तरह की चीज़ें दी गई तो चाइना बहुत आगे निकल जाएगा अमेरिका से। तो बड़ी डाइवर्जेंट किस्म के स्टेक्स थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर गुडविल जेस्चर भी दिया। एलॉन मस्क को लेकर गए, फिर आपने देखा कि वो जो मॉर्गन को लेके गए जो बैंकर हैं, फिर आपने सेन वॉन जो है वो NVIDIA सबसे बड़ी जो सिम्स और ये जो माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनी है उसके ओनर को लेकर गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो ये जेस्चर दिया था कि अगर अमेरिका को हेल्प करे चाइना, तो फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाइना के लिए खुल सकती है। लेकिन शायद चाइना ने भी बहुत केयरफुल प्लान किया। अभी आने वाले वक्तों में पता लगेगा। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, आई एम श्योर ये उन्होंने चाइना ने भी रिक्वेस्ट की है कि हम अर्ज किया है कि हम इसको तेजी से आगे बढ़ाएं प्रोसेस को। इस वक्त कूलिंग का टाइम है जिसके अंदर ये नेगोशिएशन आगे या किसी कंक्लूजन की तरफ चल सकती है। लेकिन बयानात जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी ज़ैनब, वो वाकई एक तशवीश का बायस हो सकते हैं और किसी वक्त भी एक करप्शन हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी चाहते हैं कि यूज ऑफ फोर्स भी किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिविटी भी डेवलप। तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि क्या। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ऐसा क्या पैगाम है जो मोहसिन नकवी साहब लेके गए हैं, क्योंकि बाज जो वाकफा निहाल है उनका ये कहना है कि खलीजी ममालिक का जो ईरान के साथ जिस मुआहदे की बात चल रही है, तो सऊदीया की ख्वाहिश ये है कि उसमें भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, और वज़ीर दाखिला के आज का जो दौरा है उसमें वो एजेंडा भी शामिल है। क्या आपके पास ऐसी कुछ इतलात हैं सर? जी इमरान साहब, स्पेकुलेशन तो है, लेकिन जाहिर है जब तक ऑफिशियल स्टैंस नहीं आता तो उस पर शायद कमेंट नहीं किया जा सकता कॉन्फिडेंस के साथ। और जाहिर है इस वक्त ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो गल्फ ममालिक में जो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, दो वजह से। एक तो ये है कि अमेरिकन अड्डों ने उस तरह हिफाजत नहीं की उन मिडल ईस्ट के ममालिक की, जिस तरह वो इतने दहाइयों से, जाहिर है एक डिफेंस के नाम पर वो आए थे, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा गया था, उन्हें अपने अड्डे दिए थे। एक कंसर्न तो ये है मिडल ईस्ट के ममालिक का। दूसरा ये है कि आपने देखा कि ईरान ने अपनी मर्जी से इस जंग को रीजनलाइज कर लिया और एक डेटरेंस क्रिएट कर दिया उन ममालिक के ऊपर कि मेरी रीच है आप तक।
ये तो अच्छी बात हुई कि जीसीसी के ममालिक जितने भी थे या अरब ममालिक जितने हैं उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया ईरान को। ये पाकिस्तान की कोशिशों को क्रेडिट जाता है कि हमने नहीं वो एस्केलेट होने दी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एस्केलेट हो जाती तो फिर एक लेजिटिमेसी आ जाती दोनों साइड पर कि हम एक दूसरे पर हमले करेंगे, और उससे सबसे ज्यादा फायदा तो इसराइल को होना था। तो ये तो बड़ी कामयाब हमारी डिप्लोमेसी हमने चीन के दौरे के बाद सर, लेकिन सर इस पे एक चीज जरूर मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मोदी का दौरा यूएई है और वहाँ पे फिर जो मुआहदे हो रहे हैं और जो उनकी आपस की प्यार की पींगे बढ़ रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ईरान ने तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है कि इंडिया ने जो भी फैसला करना है वो करे। देखिए इमरान साहब, पहले तो आपने देखा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स के इजलास लिए इंडिया गए थे स्पेशली, और उन्होंने पूरी कोशिश की और अपने तकरीर में भी ये कहा कि ब्रिक्स जो है वो कंडेम करे इस अटैक को और साथ दे एग्रेशन के खिलाफ ईरान का। लेकिन ब्रिक्स ने कोई ऐसा एलामिया नहीं जारी किया, तो आई एम श्योर ईरान को एक एलिमेंट मायूसी का जरूर हुआ होगा। और उसके अंदर भी वही कनेक्टिविटी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इंडिया की इस वक्त कुर्बतें यूएई से बढ़ रही हैं, यूएई के इसराइल से बढ़ी हुई हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसराइल ने, आपने देखा कि वो बयान सरकारी ऑलमोस्ट दे दिया है कि यूएई का विजिट किया नेतन्याहू ने, जो कि जाहिर है बड़ा अनईजी था, एक और एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था यूएई के लिए। और उन्होंने क्यों किया होगा, इसराइल ने डिस्क्लोज क्यों किया होगा? क्योंकि देखिए यूएई अभी ब्रेक अवे किया फ्रॉम जीसीसी ममालिक से ब्रेक अवे किया है, तो ये सबसे ज्यादा सूट किया है इसराइल को बात। सर ये ममालिक में तफरका पड़ जाए, की जो कुर्बतें इसराइल के साथ बढ़ी हैं, जो एक दूसरे के बहुत करीब आए, आप क्या समझते हैं कि ईरान वॉर ही एक वजह है जिसके बाद यूएई जो है वो इसराइल के करीब गया, या पहले से एक थोड़ी बहुत खलिश थी और तैयारियां की जा रही थी कि कोई बड़े मुआहदे भी करेंगे इसराइल के साथ और इस किस्म की करीबियां देखी गई? क्या लगता है आपको कि सिर्फ ईरान वाला इशू ही एक वाहिद वजह है इसकी? नहीं ज़ैनब, ईरान वाला सिर्फ नहीं है, ये पिछले नवंबर से तकरीबन शुरू थी, और ये ज्यादा उस वक्त हाइप इसको मिली है जब आपने देखा कि सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ी मॉडर्नाइजेशन प्लानिंग अपनी की है, यानी अपनी स्पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा मीडिया है, वो जा रहे हैं दुबई मॉडल के ऊपर। वो सऊदी अरब को इस तरह जाना चाह रहे हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए सऊदी अरब से। तो जब सऊदी अरब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देगा, अपार्ट फ्रॉम जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो हज और उम्रे के लिए या अदरवाइज लोग जाते हैं स्पिरिचुअलिज्म के लिए, हमारे अकीदत के लिए जाते हैं हरमैन शरीफ, उसके अलावा भी टूरिज्म अगर आप ये कर देंगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, क्लब होगा, एक रिक्रिएशनल प्लेस बन जाएगी, समंदर पे को पिकनिक आप बना सकते, तो जितनी आप इंसेंटिव देते जाएंगे तो वो बेसिकली तो यूएई का बिजनेस कम होता है ना, क्लाइंटेज तो दुनिया में वही है। तो मुझे लगता है कि वो जो मॉडर्नाइजेशन की सड़क पर एमबीएस इस वक्त ले जा रहे हैं, वो शायद यूएई को कंफर्ट इसलिए नहीं करता कि वो एक एलिमेंट ऑफ कंपटीशन आ रहा है, मुझे लगता है वहां से शुरू हुई थी, और वहां से बढ़ती बढ़ती आपने देखा जब ईरान ने हमले किए, फिर वो अब्राहम अकॉर्ड का यूएई हिस्सा है, तो ईरान ने शायद एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की यूएई पर, तो फिर एक खलीज बढ़ती जा रही है। मतलब तो स्टैंड अलोन सिर्फ ईरान वाला इशू नहीं है, उससे पहले भी चीजें हो चुकी थी जो अनकंफर्टेबल थी दोनों। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब जो रूसी सदर चीन जा रहे हैं, इस सारे मामले को आप किस नजर से देखते हैं? जी, एक ही देखिए, उनके अपने भी बायलैटरल भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, वेपनाइजेशन है। अब यूरेनियम का सबसे बड़ी जो एनरिचमेंट, लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैं आपके व्यूअर्स रिफ्रेश कर देता हूं कि जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था 2015 में ओबामा के जमाने में, उसमें 8 टन एनरिच यूरेनियम डिफरेंट कैटेगरीज का ईरान ने रूस के हवाले किया था, कैस्पियन सी के रास्ते हैंडओवर किया था। अभी तो सिर्फ 440 किलोग्राम की बात हो रही है जो ईरान के पास है, जिसकी बहस हो रही है और कहा जा रहा है कि कौन लेगा। उस वक्त 8 टन था, ये तकरीबन 18 गुना ज्यादा बनता है उस वक्त जो ज्यादा दिया गया था। तो एक तो ट्रेडिशनली सोवियत यूनियन ने उस वक्त एक फेस सेविंग कह लें अमेरिका को भी दी थी, और ईरान का न्यूक्लियर रिच जो मटेरियल था वो ले लिया था। अब तभी एक ईरान के फेवर में रूस ने 1-2 दफा ऑफर भी किया कि वो एनरिचमेंट ले जा सकता है, लेकिन बायलैटरल भी बहुत ज्यादा है, तेल की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, बिजनेस की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आपस में इनकी कोलैबोरेशन है। और जाहिर है एक और एलिमेंट देखिए कि इन कंसर्न में जो आखिरी बात इस पे इंपॉर्टेंट है, वो इन कंसर्न के अंदर कि जब अमेरिकन के असला इतना डिप्लीट हुआ है, और वो तमाम असला जो डिप्लीट हुआ है, आप एग्री करेंगे कि वो एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका ने खुद खोल दी है। यूक्रेन के खिलाफ सब जो रूस को मदद देते थे,
रूस के खिलाफ जो यूक्रेन मदद देते थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, ताइवान के खिलाफ डिफरेंस अमेरिका की कम हो गई असला की वजह, इसराइल के जो तमाम मिसएडवेंचर है वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आई थिंक ये न्यू फाउंड रियलिज्म रूस और चीन के भी अंदर है कि वो और ज्यादा सर, सदर ट्रंप का जो चीन का दौरा है उसके बाद एक इंप्रेशन सर दिया जा रहा था कि बड़ा मुस्बत दौरा सदर ट्रंप की जानिब से ये मीडिया पर एक पोर्ट्रे किया जा रहा था कि बहुत मुस्बत दौरा रहा, और ये भी कहा गया कि ईरान के मामले पर बड़ी हम महंगी चीन और अमेरिका के दरमियान रही। लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं कि तेहरान के मामले पर चीन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले कुछ कहा गया आज से 1-2 दिन पहले, और अब इस किस्म के बयानात सामने कि हमें तो तेहरान की ज़रूरत नहीं है ईरान के मामले पर। ज़ैनब, ऑप्टिक्स और होती हैं और रियल ग्राउंड और होते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि आप बयानात देकर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन करना चाहते हैं, और अगर कहीं परसेप्शन ये बन रही हो कि आप कमजोर दिखाई देंगे तो फिर आप सख्त बयानात देने शुरू कर देते हैं और दूसरी पार्टी को ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मैं पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये बात नहीं कर रहा, मैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ। आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयानात थे वो जाने से पहले चाइना के ज्यादा सख्त हो गए थे। वो सख्त इसलिए हुए थे कि उनको रियलाइज हो रहा था कि शायद मैं एग्रीमेंट के लिए ज्यादा सॉफ्ट अप नजर आ रहा हूं, तो अब मैं जब चीन जाऊंगा तो चीन शायद मजबूरियां समझेगा अमेरिका की कि अमेरिका मजबूर हो गया, तो वो कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, उन्होंने सख्त कर दिए। तो ये आई थिंक ये इस तरह के जो बयान होते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं है, हम तो खुद भी खोल लेंगे, हमारे पास डिपेंडेंसी नहीं है, ये मोर ऑफ ऑप्टिक्स होता है। जो रियलिटी के अगर खिलाफ है तो वो समझे वो ऑप्टिक्स है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि नूर खान एयर बेस को लेके जो इल्ज़ाम तराशियां की जा रही हैं ईरानी तैयारों की मौजूदगी की, ये सारा क्या मामला है सर? ये क्या नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है? कोई पंडोरा बॉक्स नहीं और कोई नए हकीकत नहीं। मैं जाती एक्सपीरियंस से मैं बात कर सकता हूँ। मैं कुछ ही दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले नियर पास्ट में मैं खुद नूर खान एयरबेस पर विजिट किया था, मैंने किसी और सिलसिले में। मुझे दूर दराज कोई फाइटर जहाज नजर नहीं आया। मेरे अपने इतनी फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, तो ईरानी जहाज तो खड़े बड़ी दूर से पिक हो जाने चाहिए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं वजह पे बाद में आता हूँ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नूर खान एयरबेस है उसका मेन टारमेक इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है जैसे सिविल एयरपोर्ट्स होते हैं कि बड़ी बड़ी दूर तक जहाज फैले हुए हैं तो आप छुपाया जा सके किसी कोने में छुपा दें। जो मेन टारमेक की उसकी जो स्पेस है उसी के एक साइड पर वीवीआईपी प्लेस है जहां पे जेडी वैंस का जहाज खड़ा था। तो इमेजिन करें कि जेडी वैंस अगर जहाज लैंड करने के बाद अगर टैक्सी कर रहे हो ना वापस अपनी पार्किंग की तरफ, तो उनको खिड़की से वो सारे जहाज नजर आ जाने चाहिए थे सामने खड़े हुए। इतनी ही जगह है नूर खान एयरबेस पर। तो मुझे फनी लगा कि हमने उसी बेस पर छुपाने थे जहां जेडी बेस ने गुजरना था, जहां पे विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो आई थिंक ये इमरान साहब ओवरऑल पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश है, साजिश है, कोशिश भी नहीं साजिश है कि पाकिस्तान का जो कंफर्ट लेवल अमेरिका का, ईरान का, मिडल ईस्ट के ममालिक का जो हमें हासिल है उसको डिस्क्रेडिट करके ये शो किया जाए कि पाकिस्तान शायद डबल गेम खेल रहा है या खुदा ना खासा सिंसियर नहीं है पर्पस के लिए। तो ये उसको डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है। आखिरी बात इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट से तो ये नंबर प्लेट का अंदर का मेरा ख्याल है लोगो भी उठा लेते हैं आजकल। तो अमेरिकन को नहीं पता लगेगा, इतने इतने फाइटर जहाज आके खड़े हो जाएं और अमेरिका को खुद पता ही ना लगे। तो ये सारा आई थिंक रबिश है और ये मजाक समझा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर ये साजिशें तो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की, लेकिन अपनी सर इनकी ये सूरत हाल है कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके जो चीफ हैं सरबरा AS दिल्लत, उन्होंने खुद इतराफ़ कर दिया कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के चक्कर में इंडिया खुद तनहा हो गया। तो सर ये जो सारा मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो फॉर्मर रॉ के चीफ हैं, कोई भी सेन दिमाग हो इंडिया में, कोई भी हो, मैं जरूरी नहीं कहता कि हम पाकिस्तान में सिर्फ सेन सोचते हैं, इंडिया में भी बड़ी न्यूट्रल सोचे हैं जो बिल्कुल एक रैशनैलिटी की तरह सोचते हैं। आई थिंक जब तक आप ऑप्टिकली ना देखें और एक ब्लाइंड फेथ के तौर पर डांट सारी दुनिया को नजर आया कि पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ है, इंडिया निस्बतन आइसोलेट हुआ है, तो ये उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रियलिज्म की तरफ है। उन्होंने हमें कोई एहसान नहीं किया, हमने वो पोजीशन अर्न की है। हम इतने हफ्तों से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया ने हमें देखा कि पिछले साल भी हमने पहलगाम के बाद ऑफर किया था कि हम इंक्वायरी कराने को तैयार है, वो हमारा पीस जेस्चर था। सर बिल्कुल पाकिस्तान रेलेवेंट नजर आया और मुज़ाकराती अमल में ज़ाहिर है कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन सर अब ये बताइएगा कि सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो तो जंगबंदी शायद ना करते, इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें अगर पाकिस्तान ना कहता तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ओपनली पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। तो आलमी तौर पर तो पाकिस्तान को हर तरह से सराहा जा रहा है। तो सदर ट्रंप के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के कहने पर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने?
जी, वैल्यू ऐड होती है, क्रेडिबिलिटी को ज़ाहिर है पहले भी हुई है, और हम ज़ाहिर है जिस तरह के मुज़ाकरात हम करवा रहे थे वो बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है। एक तरफ सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल है, दूसरी तरफ हमारा एक नेबर मुल्क है, तीसरी तरफ हमारे जीसीसी के ममालिक हैं, चौथा हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ। तो जरा डायमेंशन चेक करें, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म की जो मिलिट्री इंटरेस्ट है या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उनको कन्वर्ज कर देना, और वो भी कोई सुपर पावर नहीं कर रही, वो पाकिस्तान कर रहा है, जिसके जाहिर है हमारी अपनी चैलेंजेस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, चैलेंज हमारे अपने, उसके बावजूद दुनिया को ये रियलाइज कराना कि हम एक पीस लविंग मुल्क है, हम दहशतगर्द मुल्क नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम सिर्फ रीजन के सेंस में स्टेबलाइजेशन के अंदर अपना रोल नहीं प्ले करते, जो लास्ट ईयर मई 2025 में हमने एस्टेब्लिश किया था, हम ग्लोबल पीस के अंदर, ग्लोबल हार्मनी के अंदर भी अपना रोल प्ले कर सकते। तो आई थिंक एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट करना इटसेल्फ एक रेलेवेंस भी बनाता है, नंबर 2, और दुनिया के नजर में हम खुद ऑब्वियसली एक क्रेडिबल। पाकिस्तान तो सर अब ये फरमाइएगा कि अमेरिकी कांग्रेस मैन की तरफ से इस बात का एतराफ़ करना कि ईरान के साथ जंग में 39 जो उनके तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जी, रियलिज्म की तरफ है। जो 39 तैयारे हैं, ईरान तो क्लेम करता आया है, मैंने भी काफ़ी दिन काउंट भी किए, कोई कलेक्टिव भी करता रहा, मैं आजकल एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ इनको कंक्लूड करके कि मारे कैसे गए हैं, ईरान ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया था। तो ये डेफिनेटली ये बहुत अलार्मिंग है। 39 जहाज अमेरिका जैसी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और या एयरफोर्स भी अगर लगा लें तो ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा जोम है अमेरिकन फाइटर जहाज़ों को, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी सेफ्टी का, उनकी इफेक्टिवनेस का, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा उनकी सर्वाइवेबिलिटी का। तो ये पहली दफा जो हिट हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक ना सिर्फ उनके लिए होगा, बल्कि जो मिलिट्री प्लानर होते हैं ना इमरान साहब, उनमें एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन ऐड हो जाता है। यानी आपको ये पता है कि अगर मैंने 50 जहाज एक मिशन पर भेजने हैं तो शायद 2-4 वापस ना आए, तो ये बहुत बड़ा एक हेजिटेशन का एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो आपको प्राइस के अंदर वो शामिल करना पड़ता है कि कहीं मैं इतनी ज्यादा जो प्राइस है वो दे सकता हूँ जहाजों का या पायलटों का नुकसान। तो ये एक बहुत ज्यादा एक डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर ईरान एंटर हुआ है। आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि इसका मीनिंगफुल क्या है, और जब ऑफिशियली ज्यादा डाटा सामने आएगा तो बेहतर हम बात कर सकेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अगले 3 बरसों में 10,000 से कम कीमत वाले क्रूज मिसाइल तैयार करने की ज़रूरत पे जोर दिया है। तो क्या पेंटागन की ये जो कार्रवाई है वो इस बात की निशानदेही करती है कि अमेरिका जो है उसके पास इस जंग में असला कम पड़ गया? नहीं, इसमें तो देखिए बहुत ज्यादा असला कम पड़ा है एज कम्पेयर टू जो अमेरिका का माइट है, जो उसकी डिटरेंस है, उसके पर प्रिसिजन गाइड। अब तो रिसर्च आ गई है और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट ने किया है। मैं कुछ रिसर्च सेंटर्स को पढ़ रहा था जो क्लेम करते हैं कि हमें पेंटागन से डाटा लिया है, उनकी प्रेजेंटेशन का डाटा है जिसके अंदर वो कहते हैं प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, जिसके अंदर आप प्रिसाइजली दुश्मन पर हमला करते हैं, वो तकरीबन 45% डिप्लीट हो गया। पैट्रियट के बारे में कहा जा रहा है कि 50% के करीब डिप्लीट हो गया, जो इंटरसेप्ट करता है। फिर टोमाहॉक मिसाइल है जो अगेन बड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक लॉन्ग रेंज करता है, वो तकरीबन 35% डिप्लीट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए अमेरिका का असला डिप्लीट होना 45% के करीब और 55% ईरान का होना अमेरिका का बहुत खतरनाक इसलिए है कि अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करना होता है, उसकी मिस एडवेंचर्स को, उसने यूक्रेन जंग सपोर्ट करनी होती है, उसने ताइवान को डिटर करके रखना होता है, चाइना के खिलाफ चाइना को डिटर करना है। तो ये अमेरिका की तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन है। तो जब जितने मिसाइल ईरान के खिलाफ फायर हो रहे हैं, चीन भी, रूस भी खुश होंगे कि जो हम पर वेपन फायर होने थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब वो ईरान ने सह लिए हैं, यूं समझ लें, या डिप्लीट करवा दिए हैं या जाया करवा दिए हैं। तो ये एक न्यू फाउंड एक डाटा है जो अमेरिका को करना भी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि आपने देखा उनकी मिलिट्री लीडरशिप को या घर भेज दिया गया या वो खुद छोड़ के चली गई, ये एक उसमें एलिमेंट मुझे नजर आता है कि उनका डिसएग्रीमेंट है कि इतनी तेजी से हमने वेपन डिप्लीट नहीं करने चाहिए। बिल्कुल असलहा डिप्लीट हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका सदर ट्रंप जो है वो धमकियां देते भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर ईरान 20 साल तक एटमी प्रोग्राम मुअत्तल नहीं करता तो फिर बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे अनमोल पिंकी के इंकशाफात ने थरथली मचा दी है, कौन कौन मुलविस सब बता दिया, इस पर बात होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अनमोल पिंकी को आज अदालत पेश किया गया। तफ्तीश के दौरान मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। कुछ सियासी नाम भी सामने आए, कुछ एक्टर्स और वुकला के नाम भी सामने आ रहे हैं, और किस तरह से ये सारा नेटवर्क चलता था, किस तरह से कोकेन क्लाइंट्स को भेजी जाती थी, ये तमाम तरीक़ाकार क्या था, इस पर बात करते हैं। फ़हीम सिद्दीकी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी ज़ाहिर है इस केस को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्या मज़ीद अब तक इंकशाफात हो चुके हैं? जिस तरह से अनमोल पिंकी साहिबा आज अदालत पेश हुई, उनकी जानिब से कहा गया झूठे मुकदमा बनाया गया है, फिर वो चीख भी रही थी, किस तरह से देख रहे हैं ये शोर शराबा जो उन्होंने किया अदालत में? क्या मजीद इंकशाफात हुए? सबसे पहले अदालत का जो आंखों देखा हाल है सिद्दीकी साहब, वो तो बयान करें, हुआ क्या? देखिए, आज कोई मजमूई तौर पर कोई 14 मुकदमात में उसका रिमांड लेने की कोशिश की गई, बल्कि 15 मुकदमात में आज उसके रिमांड लेने की कोशिश की गई थी। और पुलिस इसमें जो है, मैं तो यूं कहूंगा कि सिर्फ 2 मुकदमात में रिमांड लेने में कामयाब हो सकी, और उसमें भी एक मुकदमे में 2 दिन का रिमांड मिला है, एक में 7 दिन का मिला है। अजीब अजीब से मुकदमात बना रहे हैं। उसमें एक मुकदमा इन्होंने ये बनाया है कत्ल का मुकदमा पिंकी के खिलाफ, और कत्ल का जो मुकदमा बनाया है वो मुकदमा ये है कि एक लाश मिली सड़क के किनारे से, और जो आमतौर पे हीट वेव के दौरान लोग मरते हैं, नशे के आदी अफराद, उनमें से एक शख्स की लाश मिली, और वो 9 मई को मिली। उसका मुकदमा उन्होंने एक प्राइवेट शख्स की मुद्दईयत में दर्ज किया है, और ये उसमें ये लिखा गया है कि उस लाश के पास से पिंकी की वो जो डिबिया है जो उसने अपने ब्रांड के तौर पर उसने बनाई हुई थी वो मिली है। तो चूंकि वो मर गया तो इसने पिंकी की कोकेन पी है और इसलिए मर गया। अब मैं पुलिस के लोगों को ये कहता हूँ, कल भी मैंने इन लोगों से यही कह रहा था कि भाई ये तो सोचो मुकदमा बनाते वक्त कि एक नशेई जो सड़क के किनारे मर गया, जिसकी लाश तुम्हें सड़क के किनारे से मिली है, उसको तुम ये कैसे साबित करोगे अदालत में कि वो सस्ती हीरोइन पीने से मरा है या महंगा कोकेन का नशा करने से मरा है? एक शख्स जिसके पास जो है घर नहीं है, कुछ नहीं है, छत नहीं है, उसको सड़क के किनारे रहता है, सड़क पे रहता है, नशा करता है, मर गया। और ये सिर्फ कई लाशें मिली थी हीट वेव के दौरान। तो ये एक अजीब सा मुकदमा है। मेरे नजदीक जो है ये सिर्फ और सिर्फ फुर्तियां दिखाने की कोशिश है। अच्छा, दूसरा एक और मुकदमा जो है आज SIU का पुराना 2025 का मुकदमा, उसमें उसका रिमांड लिया गया है। उस मुकदमे में जो है वो ये कहा गया है कि जनाब वो कोई आलिया और पिंकी उर्फ अनमोल का राइडर जो हमने पकड़ा था, और उसने बताया था कि ये हीरोइन उससे बरामद हुई थी, वो हीरोइन जो है वो अनमोल और पिंकी की है। अभी तक की जितनी भी तफ्तीश है उसमें अनमोल के ऊपर हीरोइन का कोई मुकदमा नहीं था। उसका सारा जो गेम है, और जो वो खुद को भी कहती है क्वीन ऑफ कोकेन कहती है, ये आलिया और पिंकी जिसको ये कह रहे हैं, ये तो कोई और ही खातून है। ये तो कराची के एक और इलाके की एक छोटी सी डीलर है, ड्रग डीलर है। आपने उसका मुकदमे में चूंकि आपको लफ्ज पिंकी मिला, आपने उसमें जो है इसका भी रिमांड ले लिया। अच्छा, तो अजीब सी कोई सिमत नजर नहीं आ रही है मुझे इस वक्त कराची पुलिस की कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। प्रेशर है, ठीक है, मान लिया प्रेशर है आपके ऊपर, लेकिन प्रेशर में मुकदमात तो सही बना लें यार। सिद्दीकी कम से कम जो पुराने मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तारी डाल के उनमें तफ्तीश कर लें, इस तरह की चीजें कर लें। ये नए मुकदमात, बूढ़े मुकदमात, उसमें भी ये देखे बगैर के मुकदमा क्या है, बस ये है कि भाई पिंकी को जो है वो किस तरह से कस्टडी में लेना है। अच्छा फ़हीम, और जो आपने सवाल किया कि जनाब क्या चीजें सामने आ रही हैं, जो उसने आज सिटी कोर्ट में किया है, उसने तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है ना। इस तरह की चीजें वो कह रही है, और जितना जो वो बोल रही थी उसके फौरन बाद तो पुलिस ने एक नई टैक्टिक से निकाली कि जितना वो चीख रही थी उतना ही जो वो आसपास मौजूद पुलिस वालों ने भी चीखना शुरू कर दिया, ताकि उसकी आवाज़ जो सही तरीके से रिकॉर्ड ना हो सके कैमरों में। तो जितनी बात समझ में आ सकी वो आपने और मैंने दोहरा तो दी है उसकी, लेकिन यकीनन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ एक तीर से 2 नहीं 9 शिकार करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, और इसमें अभी और बहुत सारी चीजें सामने आनी है। जो अच्छा, कल आजाद खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कहा है जी। ये फरमाइएगा कि आपने एक तो हो गई अनमोल उर्फ पिंकी, दूसरा आपने जिक्र कर दिया आलिया उर्फ अनमोल उर्फ पिंकी, एक आ गई तीसरा कैरेक्टर इसमें आ गया ब्लैक एजेंट के, क्या है, ब्लैक एंजल, किरण, ब्लैक एंजल। तो ये किरण, ये क्या कैरेक्टर है? देखिए, कराची में जो है वो ख्वातीन को इस तरह के ड्रग नेटवर्क चलाते हुए कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे नाम सामने आते रहे, लेकिन ये जो दीगर नाम है अनमोल के अलावा, ये बेसिकली आपको चर्च बेचती भी मिलेंगी, ये आपको हीरोइन बेचती भी मिलेंगी। देखिए, कोकेन जो है ना, ये एक पार्टी नशा है एक तो, और ये कराची के पोश इलाकों में जो पार्टीज होती हैं या अमीरजादों के जो बिगड़ी हुई औलादें होती हैं, बेसिकली वो इस्तेमाल करती हैं। और जो इसके कस्टमर्स हैं अनमोल और पिंकी के, वो सारे वही हैं। ये इधर वाले जो नाम है ना, पुल के इस पार वाले जो नाम है,
ये कुछ और है, और जो उस तरफ गेम हो रहा था जो अनमोल और पिंकी कर रही थी ये कुछ और गेम है। तो डेफिनेटली जो है वो पुलिस इस वक्त जो है मुझे बौखलाई भी लग रही है, फुर्तियां दिखाने की कोशिश में गलतियां कर रही है। दुआ तो हमारी यही है कि भाई जो नेटवर्क्स हैं उनका खात्मा हो, चाहे वो अनमोल और पिंकी का नहीं, हो, लेकिन चाहे इसको चाहे गिरफ्तार आलिया और कर पिंकी का लिया, हो, इसको गिरफ्तार कर लिया, जेल भिजवा दिया, रिमांड ले लिया, लेकिन कोकेन तो उसी तरह से मिल रही है, उसका ब्रांड भी उसी तरह से बिक रहा है, और वो कहते हैं जी 24 घंटे दस्तयाब है। तो फिर इसकी गिरफ्तारी का फायदा क्या हुआ? देखिए वो जाने से पहले अपना जानशीन मुकर्रर कर गई थी, और वीडियो ऑडियो आपने भी सुनी होगी। तो देखिए ये जो नेटवर्क है ना, खास तौर पे कोकेन टाइप लोग जो नेटवर्क है कोकेन बेचने वालों का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। और आप भी जानते हैं कि ऐसे नेटवर्क जो है वो बैकअप सपोर्ट के बगैर नहीं चलते, और ये सपोर्ट हमेशा अशराफिया की होती है। इस अशराफिया में सब हैं, मैंने लफ्ज अशराफिया कह दिया, इसमें सब है। इसमें आप पॉलिटिशियंस भी ले लें, आप इसमें ब्यूरोक्रेसी भी ले लें, आप इसमें पुलिस अफसरान भी ले लें, दीगर इदारों के लोग भी ले लें, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो जाहिर है जब इतना मजबूत सेटअप हो, इतना मजबूत नेटवर्क हो, इतना मजबूत बैकअप हो, तो फिर चीजें तो मिलेंगी ना। आप ये मत समझिए कि पिंकी एक पकड़ी गई तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे नजदीक तो पिंकी जो है वो छुट्टियां मनाने जेल गई है, और अगर उसे चलाना होगा तो उन्हें वहां से भी बैठ कर अपना नेटवर्क चलाती रहेगी। क्या हमने माजी में ये सब रिपोर्ट नहीं किया कि जेलों से जो है वो नेटवर्क चलाते रहे? अच्छा फ़हीम, लेकिन जो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है उस तफ्तीश में तो जाहिर है बड़े नाम आ रहे हैं, और इस खातून से मुतालिक भी कई इंकशाफात भी हुए हैं, सबूत भी इवन उन्हें मिले हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क था जिसको काफ़ी अरसे से चेस भी किया जा रहा था। फिर जो ऑडियो सामने आई पिंकी साहिबा की, उस ऑडियो में वो कहते भी दिखाई दी कि 10 साल मेरे पीछे पुलिस लगी रही है और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। तो उन सारे चीज़ों से ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस जो तफ्तीश कर रही है वो बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर कर रही है। उसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बोगस FIR की है पुलिस ने या कोई मुकदमा बोगस है। लेकिन अभी जो सारा ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो उससे तो यही लग रहा है कि ये मुलजिमा है और ये पूरा नेटवर्क चलाती है। देखिए मैं कतन इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि पिंकी जो है वो नेटवर्क नहीं चलाती थी। मैं तो कह रहा हूँ कि वो नेटवर्क चलाती थी और अशराफिया की सपोर्ट से चलाती थी। हाँ, मैं ये कह, और ये जो आपकी बात है कि उसे चेस कर रहे थे, 15 साल से उसको चेस कर रहे थे खाली। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जैसा इदारा इस मुल्क में मौजूद है, एक्साइज मौजूद है, 2 सूबों की पुलिस जो है, 2 सूबों में एक्साइज का शोबा है, 2 सूबों की पुलिस है, 2 सूबों में तो कम से कम एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मौजूद है ना। लेकिन वो अपनी ऑडियो में तो यही कह रही है, बात कर रहा हूँ। सॉरी, वो अपनी ऑडियो में तो इसी तरह से ही कह रही है ना कि मुझे पकड़ नहीं सकते, कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। ऑडियो में तो इसी तरह से कह रही है। यही तो सवाल है मेरा कि क्यों नहीं पकड़ सकते। देखें वो एक इश्तिहारी मुलजिमा भी थी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने जब 2019 में उसके भाई को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त भी यही कहानी थी कि उसने अपने एक कारिंदा के जरिए कराची मंशियात भेजी थी, और वो डिलीवरी जो है उसके भाई को होते हुए जो है NF ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस केस में ही ये सामने आया था कि इसने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी की हुई है। इसने लाहौर के एक बैंक में जो है वो सैलरी अकाउंट खोला हुआ है, और उसमें जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो मौजूद थे। उससे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। उन करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन से जो है बेनामी जायदादें खरीदी गई बहरिया टाउन में भी। आप ये सब तो कर रहे थे। इश्तिहारी मुलजिमा भी आपने उसे करार दिलवा दिया अदालत से 2021 में, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सके। क्यों भाई? उस फाइल में ये लिखा हुआ है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की उस फाइल में, कि हमने मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में NF से भी राब्ता किया। तो क्या नाकामी नहीं है ये इदारों की? बिल्कुल। पुलिस को तो चले छोड़ देना एक लम्हे के लिए सिर्फ छोड़ दें कि पुलिस तो ये कहती है कि हम मनशियात के मामले में थर्ड लेयर हैं। पहली जो है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, दूसरी एक्साइज है। हमारा काम तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है ना। हमारा काम तो बेसिकली ये नहीं है, फोकस तो इस पे नहीं होता। लेकिन जो इदारे हैं उनकी तरफ तो उनसे तो सवाल होगा ना कि एक खातून 15 साल से मंशियात का इतना बड़ा नेटवर्क चला रही थी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक, और वो जो है इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसको किसी का डर नहीं था। ओके, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके? और आज इस किस्म की अगर वो बात कह रही है कि जनाब मुझसे बयानात, झूठे बयानात लेने की कोशिश हो रही है, तो ये तो और खतरनाक बात है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इदारों की नाकामी है। बिल्कुल ठीक। आप फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें इस सारे मामले पर बता रहे थे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे IMF की तवानाई की कीमतों में इजाफे समेत 11 नई शराइत कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अवामी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। IMF की जानिब से तकरीबन 11 नई शराइत आयद की गई हैं तवानाई के मामले पर, और ये कहा जा रहा है कि तवानाई की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, अवाम जो है वो पहले ही परेशान थी कि बिजली के बिलों की कीमतें वैसे ही बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी जैसे मामलात वो भी आपके सामने हैं। अभी जो IMF की जानिब से नई शराइत आयद की गई हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर लेगी? मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। वी आर गोइंग टू डू अ बजट। एक IMF की सपोर्टेड स्टेबिलिटी है मुल्क में। ये बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान जो है अपने बजट के अहदाफ को इस तरह बनाए कि जो बोझ है हमारा, जो टैक्सेशन का, वो ना सिर्फ इनकम टैक्स वालों के पास बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी कम किया जाए। ये आई थिंक दैट इज़ द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। इसी तरह जो बिजली के बिलों पे टैक्स है उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। जहाँ तक हमारी अखराजात का ताल्लुक है, उनको अगर कम करके ये काम करेंगे और वो उसकी अक्कासी बजट में दिखाई देगी तो यू कैन मूव मच बेटर। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बिजली के निर्खों का ताल्लुक है, कुछ इसका हिस्सा जो है वो आपने सही बयान किया। IMF ने ये कहा है कि आप जो भी नेप्रा और ओगरा तायुन करें उसको फौरी तौर पे पास ऑन कर दें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है अपने बहुत से अरसे में हमने ये दिखाया कि जो टैरिफ आता है और अगर वो बढ़ा हुआ हो तो उसको रोक लिया जाता है और उससे सर्कुलर डेट जो है वो बन जाता है। सो उन्होंने ये कहा कि आप फौरी तौर पे नोटिफिकेशन करेंगे ऑफ द टैरिफ दैट इज पास्ड बाय नेप्रा और ओगरा। देखिए, ये तो एनर्जी सेक्टर को ठीक करना एक बिल्कुल ही अलहदा चीज़ है, जिससे जो टैरिफ का बढ़ोती है एटलीस्ट उसमें एक कमी आ जाए, यानी कि बढ़ने की शरह में कमी आ जाए। और फिर एक एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म, ये एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो पाकिस्तान में कुछ हद तक बहुत सी हुकूमतों ने करने की कोशिश की। पर बात तो यही है कि जब जनरल मुशर्रफ गए थे तो 100 अरब का सर्कुलर डेट था, आज 1800 अरब का है। गैस सेक्टर में जीरो था, वो भी 1700 अरब का है। सो आई मीन वी लिव इन अ कंडीशन, वी लिव इन अ एरा वेयर पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो एक तंजीम नौ मांगता है। अगर आप बियॉन्ड सिर्फ प्राइसिंग देखें, क्योंकि हालांकि आपको इम्पैक्ट प्राइसिंग ही करती है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि उस पूरे निज़ाम को जब तक ठीक नहीं करेंगे, डिस्कोस के लाइन लॉसेस, एफिशिएंसीज ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी सेक्टर की पॉलिसी साजी के लिए प्रोफेशनल एनर्जी, इसी तरह प्रोफेशनल रेगुलेटर, ये सब काम नहीं करेंगे तो एंड रिजल्ट जिसका हम कह रहे हैं विच इज़ द प्राइसिंग, वो तो बढ़ती ही चली जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है सर कि आपको या आप जैसे जितने माहिरीन हैं उन सब को पता है कि ये चीज़ें इस तरह से ठीक होंगी, उसके लिए हमें ये चीज़ ठीक करना पड़ेगी। हम भी टीवी प्रोग्राम्स में रोज़ाना की बुनियाद पे निशानदेही करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि आप ये ठीक कर लें, लेकिन जो हुकामे बाला हैं, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, उनको इस चीज़ का पता क्यों नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो फिर इस पे अमल क्यों नहीं होता? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं लेट मी ट्राई एंड आंसर इट दिस वे। पाकिस्तान का जो निज़ाम है इस वक्त गवर्नेंस का, वो एक जनरलिस्ट एग्जीक्यूटिव में फंसा हुआ है। सब इसको जानते हैं। दो ही तरीके हैं दुनिया की तरक्की के, एक ये है केपेबल स्टेट और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो कम्पिटिटिव मार्केट बिहेवियर। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में मिसिंग हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट है वो इरोड हुई है बिकॉज उसको एक कभी भी प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक के एरियाज हैं, ये सब बड़े टेक्निकल और हाईली प्रोफेशनल एरियाज हैं। इवन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हमने उस निज़ाम को एक कम्प्लीटली जनरलिस्ट सेटअप में चलाने की कोशिश की है। ये जब तक रविश को तब्दील नहीं करेंगे और कैपेबिलिटी सिस्टम में बिल्ड नहीं करेंगे, जो आप कहते हैं कि मैं ये चीज़ों का आपको बता देता हूँ, देखिए हम तो हैं बड़े प्रोफेशनल लोग, आपको वो कैपेबिलिटी इस तरह की हर मिनिस्ट्री में बिल्ड करनी पड़ेगी, नॉट एज कंसल्टेंट्स इन लीडरशिप पोजीशंस। मुल्क ने कभी भी ये नहीं किया। दूसरी बात, जो कंपेटिटिव मार्केट, सर यही प्लीज डॉक्टर साहब इसी के साथ यानी आसान लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें जो वजीर है, जो जवाबदेह हो, जो उसका लीडर हो,
वो मुतलका शोबे में राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो प्रोफेशनल हो जो उस मामले को हल कर सके। पॉलिटिकल लीडरशिप्स का ही ये काम है सबसे बड़ा कि वो ऐसे लोग ऐसी जगहों पर लाएं जो इन चीज़ों को डिलीवर कर सकें। मैं बहुत एहतराम से हमेशा कहता हूं कि जो ममालिक अपना थॉट प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हैं स्टेक होल्डर्स को आउटसाइड, वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज। हमें अपना ये थॉट प्रोसेस, चाहे वो मैक्रो मॉडलिंग का हो, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी का हो, मैं कई सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जब जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि हमने उसको आउटसोर्स किया हुआ है कि वो हमें आके बाहर से बताएंगे कि ये कर लो, ये एनर्जी का रिफॉर्म कर लो। पूरा MEFP पढ़ें तो उसमें ये जो 11 शरायतें मेरे सामने खुली हुई हैं वो हमें बताएंगे। हम खुद कब ये कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की भी लीडरशिप्स हों, उनका काम है कि इस निज़ाम की तब्दीली जिसमें कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, वो किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, हम मार्केट्स को चलने नहीं देते, क्योंकि निज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैनेजीरियल नहीं है। सो इसको इस तरह समझ लें। मैनेजीरियल का मतलब होता है कि आई एम मैनेजिंग एन एनर्जी सेक्टर, आई एम मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। मैं एडमिनिस्टर प्राइसेस नहीं कर रहा कि मैं एडमिनिस्टर कर रहा हूं कि पोटैटो की कीमत इतनी होगी। मैं कीमत भी नहीं तयन कर रहा बिजली का, बल्कि मैं मैनेज कर रहा हूं कि किस तरह से वो फाल पॉलिसी लाई जाए जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, पेट्रोलियम, गैस, पानी और बिजली को एक मॉलिक्यूल समझकर उस तरफ जा सके कि हम ठीक कर सकें एनर्जी सेक्टर को एज अ होल। ये बहुत हाई लेवल प्रोफेशनल काम है। डॉक्टर साहब, कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि हम एनर्जी सेक्टर को बेहतर कर सकें। ये भी बताइएगा कि तवानाई शोबे का जो सर्कुलर डेट है वो 5206 अरब रुपए पर पहुंच गया, ये कैसे ख़त्म होगा? इस पर आप क्या राय देंगे? जो सर्कुलर डेट का बिल्डअप है, मैं कोशिश करता हूं कि आसान लफ्जों में समझाऊं। इट इज़ नथिंग बट जो एक लाइन लॉसेस अलाउ किए हैं नेपरा ने, लेट्स से 15% और ओवरऑल आते हैं 18%, जो 3% का गैप है वो रुपयों में 100, 150, 200 अरब हर साल बिल्ड होता है। अगर 100 रुपए का बिल जाता है और 90 रुपए कलेक्ट होते हैं तो वो 150-200 और बिल्ड होता है। इन दोनों को मिला लें तो 300-350 अरब हर साल ये बिल्ड होता रहा है जो आपके सामने खड़ा है। फिर कुछ सब्सिडीज की पेमेंट्स की शॉर्टफॉल आती है, फिर कुछ और लीकेजेस होती हैं कि हमने उसकी पेमेंट करनी थी, इसकी पेमेंट करनी थी, वो कोई प्रोविजन फॉर नहीं हुई। ये सर्कुलर डेट है। इसका कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि इन डिस्कोस को लीज आउट किया जाए या अपने से निकाला जाए ताकि इनके जो लॉसेस और ये इश्यूज हैं ये सॉल्व हों। इसका कोई और हल नहीं है जब तक पॉलिसी साजी की दुरुस्तगी नहीं होगी, ताकि हम पहले कहते थे IPPs की पॉलिसी गलत है, फिर हम 16 की पॉलिसी पे आए, उसमें भी सुखम रह गए। ये आपको यही इस चीज की अक्कासी करता है ना कि एनर्जी इज अ गवर्नेंस इशू। ये जो सारी बातें हम प्राइसिंग, सर्कुलर डेट, लीकेजेस, इनएफिशिएंसीज की करते हैं, ये तो सारी उस चीज की सिर्फ अक्कासी कर रहे हैं जो असल में एक गवर्नेंस इशू है। उस पूरे निज़ाम की तंजीम नौ जो है वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम समझते हैं कि टैरिफ बढ़ाना एक बहुत बड़ा हार्ड कॉल है। इट्स नॉट एट ऑल अ हार्ड कॉल। हार्ड कॉल ये होती है कि पेट्रोलियम सेक्टर की डीरेगुलेशन करना। 2018 में मुझे याद है कि ये बात हुई थी। आज 2026 है, कोविड 1 कोविड 2 से गुजर गए, डीरेगुलेट भी नहीं किया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी नहीं बनाए, जीरो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से दोनों कोविड्स को देखा। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि फिर इस मुल्क में हम कहते हैं चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, ये मुल्क में प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, मिनिस्क्यूल हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत बिलीवर हूं पाकिस्तान का, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। ये डायरेक्शनली जब 3 से 5 साल में चीज़ों को ठीक करेंगे तो एक मुल्क जो है उसमें सेम्बलेंस, एक जिसे कहेंगे ना, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जानिब मुल्क चल पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो पड़ेंगे ना काम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अहम तजावीज़ दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान ने हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह से कुछ अहम रिफॉर्म्स करके इस सारे मामले को टैकल किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।